नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी श्रृंखला चल रही थी दिशा 2020 की, और दिशा 2020 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और आज हमारा टॉपिक रहेगा राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश से रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल, कोई भी नहीं। तो उत्तर करेंगे राष्ट्रकूट। व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या: राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहा जाता है। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूढ़ रटउड है जिससे राडउड या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द रट शब्द से प्राकृत रूप हैं जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है, उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट के नाम से विख्यात थी। तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है। बढ़ते हैं आगे। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मेवाड़, पथेरी ग्राम, जमेलो ग्राम, मारवाड़। उत्तर करेंगे मारवाड़। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो वो था मारवाड़। व्याख्या देखो। मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा, सांगा, जोधा, बीका। तो उत्तर करेंगे राव सिंहा। यानी कि जो सिंहा थे वो राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। व्याख्या देखो। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है। राव सिंहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ 1273 ईस्वी में हुई थी। राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुंडा ने मारवाड़ को केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया था। तो याद रखेंगे, राव चुंडा ने, जो वीरमदेव के पुत्र थे, इन्होंने मारवाड़ को, यानी मारवाड़ की जो राजधानी थी वो मंडोर बनाई थी। किसने? राव चुंडा ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़ो आगे। राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? राणा हमीर ने, राव चुंडा ने, राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने। उत्तर करेंगे राव चुंडा ने। तो राव चुंडा ने बनाया था मंडोर को राजधानी। बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? कोई नहीं। राव जोधा, राव चुंडा, राव मालदेव। तो उत्तर करेंगे राव जोधा। राव जोधा का जो शासनकाल रहा था वो लगभग 50 वर्ष तक रहा था। व्याख्या देखो। व्याख्या: राव जोधा जिसका शासनकाल 1438 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा था। राव जोधा मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया था। किसने? राव जोधा ने। कहाँ कहाँ? मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य था किसका? राव जोधा का। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में मंडोर से 6 मील दक्षिण में जोधपुर शहर की नींव रखकर उसे अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाया था। राव जोधा ने जोधपुर में चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर
मेहरानगढ़ यानी मयूर ध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1113 में, 1459 में, 1539 में, 1926 में। उत्तर करेंगे 1459 में। बढ़ेंगे आगे। 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी थी? मंडोर से 6 मील पश्चिम में, मंडोर से 6 मील पूर्व में, मंडोर से 6 मील दक्षिण में, मंडोर से 6 मील उत्तर में। तो उत्तर हो जाएगा मंडोर से 6 मील दक्षिण में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जलको स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको इसी चैनल पर PYQ क्वेश्चन देखने को मिलते रहे। करते हैं अगला क्वेश्चन। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है भाई। उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। उसने बीकानेर के राव जेतसी को परास्त किया था। तो भाई इसमें स्टार दे रखा है, व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या। मालदेव का शासनकाल 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक रहा था। तो याद रखना है, मालदेव का शासनकाल 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक रहा था। गंगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी व्याख्या और है, वो भी देख लेते हैं। इन्हें फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक भी कहा है, और फरिश्ता व बदायूनी खां ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। किसको? मालदेव को। बढ़ो आगे। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? तो उत्तर हो जाएगा मालदेव को। मालदेव को अबुल फजल ने, बदायूनी ने और निजामुद्दीन ने यानी कि हस्मत वाला शासक कहा है। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? वीरमदेव, सातलदेव, मालदेव, जसवंत सिंह। उत्तर हो जाएगा मालदेव। मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या करके यानी कि सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। कौन? मालदेव। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह वर्ष है 1519-20 में, 1544-45 में, 1436-37 में, 1541-42 में। उत्तर करेंगे 1541-42 में पाहेबा साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। कनौज के युद्ध में यानी 1540 ईस्वी में पराजित हुमायूं कनौज के युद्ध में पराजित हो जाता है 1540 में। हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया था। 1541-42 में पाहेबा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेतसी को हराया था। किसने? मालदेव ने। और मालदेव ने ही हुमायूं को मना कर दिया था शरण देने से। बढ़ेंगे आगे। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक कहे जाते हैं और 58 परगनों का स्वामी के रूप में जाना जाता है, चंद्रसेन, मालदेव, मानसिंह, जोध सिंह। उत्तर हो जाएगा मालदेव। मालदेव ऐसा राठौड़ शासक था जिसे 52 युद्धों का नायक कहा जाता है, 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। किसको? मालदेव को। व्याख्या देखो। फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे एवं उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ के ख्यात के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग यानी जो मेड़ता में है, पोखरण दुर्ग,
इनका निर्माण करवाया था। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग और पोखरण दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। किसने? मालदेव ने। मारवाड़ की खयात के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? उत्तर हो जाएगा मालदेव ने। मालदेव ने प्राप्त की थी भाई 52 युद्धों में विजेता। अगला ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 में, नवंबर 1544 में, दिसंबर 1544 में, जून 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया था। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। झलको स्टडी चैनल पर आपको इसी प्रकार के PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्याख्या। मालदेव की सेना ब्यावर जिले पूर्व में, जो कि पाली जिला था, कि जेतारण यानी सामेल युद्ध, जेतारण पाली में, पहले पाली में था जेतारण, वर्तमान में ब्यावर में है। जेतारण में सामेल युद्ध 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई। किसकी? मालदेव की। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी कि ऐसा किसने कहा था? तो ये शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा फरिश्ता लिखते हैं, तारीख फरिश्ता अपने ग्रंथ में या पुस्तक में। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेना नायक थे जेता और कुप्पा मारे गए। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। किसने? यानी मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव ने, जो कि राव और साथ में राव कल्याण ने। बढ़ो आगे। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो उत्तर हो जाएगा राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 1544 को लड़ा गया था। और महीना याद रखना है, जनवरी महीना था उस समय। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए थे। कौन से थे वो? तो जेता और कुप्पा थे। कौन थे? जेता और कुप्पा थे भाई। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। राव लूणकरण और राव जेतसी। रावल लूणकरण एवं राव कल्याणमल। वीरमदेव और राव कल्याणमल, वीरमदेव और राव जेतसी। क्वेश्चन क्या पूछा गया? उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो वो थे वीरमदेव और राव कल्याणमल। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, उदय सिंह। जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था उसमें राव मालदेव थे जोधपुर के शासक। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? गिरी सुमेल के युद्ध में, मेड़ता के युद्ध में, बादरा जून युद्ध में, खानवा के युद्ध में। उत्तर हो जाएगा गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें मालदेव युद्ध लड़े बिना ही मैदान छोड़ करके चले जाते हैं और जेता और कुप्पा युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। सुमेलगिरी के युद्ध शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उसमें लिखा था कि सरदार जेता व कुप्पा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया था। बड़ा चालाक था भाई शेरशाह सूरी। इसने क्या किया, एक ऐसा पत्र लिख दिया जिसमें ये लिखा गया कि जेता और कुप्पा आपको बंदी बनाएंगे, जबकि ये तो इसके सेनापति थे। किसके? यानी कि मालदेव के। और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर
युद्ध के लिए आगे आए। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता और कुपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़ जेता, कुपा, पंचायन पंचायन करमसोत, सोनग्रा अखिराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से ही विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। पद्मावती, उमादे, कर्मावती, रूपमती। उत्तर हो जाएगा उमादे। उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखो। व्याख्या, रानी उमादे जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री थी। वह जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी थी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर वह सती हो गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? सलीम से, बहादुर शाह से, सदावत खां से, खुरम से। उत्तर हो जाएगा सलीम से। सलीम से विवाह किया था किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह सलीम से किया था। बढ़ेंगे आगे। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती या मानीबाई, जो इतिहास में जगत गुसाई जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, का विवाह शहजादे सलीम यानी जहांगीर के साथ किया था। इसी से 1592 ईस्वी में इनका पुत्र खुरम यानी शाहजहां पैदा हुआ। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो भाई उदय सिंह मारवाड़ का ऐसा पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह भी इसने कर दिया था जहांगीर के साथ। किसका? जगत गुसाई का। बढ़ेंगे आगे। निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था, राव चंद्रसेन ने भी युद्ध किया था, सुल्तान देवड़ा ने भी युद्ध किया था, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने कोई युद्ध नहीं किया था बल्कि अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? बीकानेर राजा राय सिंह, मारवाड़ राव चंद्रसेन, आमेर राजा भारमल, मेवाड़ राजा अमर सिंह। उत्तर हो जाएगा मारवाड़ राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के पंथगामी कहे जाते हैं और इन्होंने महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। व्याख्या, राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मारवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा नायक कहा जाता है? तो उत्तर करेंगे राव चंद्रसेन। आ ही गया लोग क्वेश्चन। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो उत्तर करेंगे राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर
चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? उदय सिंह ने, राम सिंह ने, जगमाल ने, जगत सिंह ने? उत्तर हो जाएगा राम सिंह ने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो उत्तर हो जाएगा राम सिंह। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। व्याख्या, 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के सौतेले भाई थे राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजता है कौन? अकबर, और जोधपुर दुर्ग पर यानी कि आक्रमण कर लेता है। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो उत्तर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? भादरा जून में, लोहावट में, कानुजा में, खरातल में? उत्तर हो जाएगा भादरा जून में। व्याख्या देखो, 1565 में राव चंद्रसेन ने भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। 1571 ईस्वी में भादरा जून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए थे कौन? राव चंद्रसेन। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? कल्याणमल को, दलपत सिंह को, राम सिंह को, राय सिंह को? उत्तर हो जाएगा राय सिंह को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो राय सिंह को भेजा था भी। व्याख्या देखो ताकि पूरा का पूरा याद भी हो जाए। व्याख्या, अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा था। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों पर आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व कानुजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन राव चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां को के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही थी। तो 1576 और 77 में शाहबाज खां जो अकबर का सेनापति था, सेना लेकर के आता है, लेकिन वो भी राव चंद्रसेन को पकड़ने में असफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था? 1584 से 87 तक, 1586-87 में कभी नहीं, 1581 से लेकर 1583 ईस्वी तक जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था। व्याख्या देखो, राव चंद्रसेन की मृत्यु संचियाई पाली के बाद जोधपुर राज्य यानी संचियाई पाली में होती है। राव चंद्रसेन की मृत्यु जोधपुर राज्य 1581 से 1583 ईस्वी में यानी कि 3 वर्ष तक खालसा रहा था। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार, खिलअत और खिताब सहित 1583 ईस्वी में दे दिया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह को, महाराजा गज सिंह को, राव सूर सिंह को, जसवंत सिंह प्रथम को? क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? तो उत्तर हो जाएगा राव सूर सिंह को। सवाई राजा की उपाधि किसे दी गई थी? राव सूर सिंह को। व्याख्या, 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। कब? 1605 में। बढ़ो आगे।
महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, धौलपुर के, जोधपुर के? उत्तर हो जाएगा जोधपुर के। व्याख्या, जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का कार्यकाल 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक रहा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? गज सिंह को, सूर सिंह को, मलिक अंबर को, मनोहर दास को? उत्तर करेंगे गज सिंह को। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? तो गज सिंह को दी थी भाई। किसको? गज सिंह को। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा था तथा इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दल थम्बन यानी फौज रोकने वाला की उपाधि दी थी। किसे? महाराजा गज सिंह को। बढ़ते हैं आगे। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था राजपूत कुपावत, राज सिंह कुंपावत, राम सिंह, मान सिंह, गोपाल सिंह। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? तो राज सिंह कुंपावत था। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया था तथा राजकार्य चलाने के लिए आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री व इनका संरक्षक नियुक्त किया था। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहां की गद्दी पर बैठे थे। शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा खिताब से सम्मानित किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब दिया गया था? तो उत्तर करेंगे यानी 4000 का तो जात और 4000 सवार का मनसब दिया गया था। किसको? महाराजा जसवंत सिंह को। व्याख्या देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलअत, जड़ाऊ, जमधर एवं टिक्का दिया। उसे 4000 जात एवं 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उसके मनसब में 1000 की वृद्धि करके 5000 जात व 5000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे जहां अपनी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया। बढ़ो आगे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश? उत्तर करेंगे मध्य प्रदेश में। व्याख्या देखो। व्याख्या, जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल था 1638 से 1678 ईस्वी तक। जसवंत सिंह ने मुगल दरबार की खूब सेवा की तथा धर्मत यानी जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, धर्मत के युद्ध में यानी धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इस कारण शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है भाई, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने के बजाय सम्मानित किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने
औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? महाराजा राज सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, राव रतन राठौड़ ने? उत्तर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। क्वेश्चन फिर से देखो, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो महाराजा जसवंत सिंह इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? दोराई के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में, खजवा के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में? तो 16 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, और दारा शिकोह का साथ दे रहा था जसवंत सिंह। तो औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता है और जसवंत सिंह और दारा शिकोह इस युद्ध में पराजित होते हैं। बढ़ते हैं आगे। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य, शेरशाह और हुमायूं के मध्य, औरंगजेब और दारा सिंह के मध्य, दारा शिकोह के मध्य? दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। बढ़ो आगे, व्याख्या देखो। 14 मार्च 1659 को 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य दोराई का युद्ध, और दोराई का मैदान कहाँ है? अजमेर में, यानी दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की जीत हो जाती है। भाई, आमेर के जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मन मुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। कब? 1659 में। बढ़ो आगे। खजवा का युद्ध हुआ था 1659 में। औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने, करण सिंह ने, जय सिंह ने, भीम सिंह ने? खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने दिया था, जो मारवाड़ के शासक थे, जसवंत सिंह। व्याख्या देखो। जब सूजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को, कब? 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की जीत हो जाती है। भाई, औरंगजेब कूटनीतिज्ञ था, हर युद्ध जीत पाया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को, सूर सिंह को, अमर सिंह को? उत्तर हो जाएगा अजीत सिंह को। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था? अजीत सिंह को। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। अजीत सिंह राठौड़ का शासनकाल 1679 से लेकर 1724 ईस्वी तक रहा था। 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल और लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? रावचंद्र सेन को, महाराजा अजीत सिंह को, महाराजा बख्त सिंह को, महाराज कुमार शेर सिंह को? उत्तर करेंगे महाराजा अजीत सिंह को। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? महाराजा अजीत सिंह ने लिखा था गज उद्धार ग्रंथ। व्याख्या देखो। व्याख्या। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्धार
आदि ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से? अजीत चरित्र, गुणसागर, निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्धार आदि ग्रंथों की रचना की थी तथा जसवंत सिंह जी थड़ा मंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण भी करवाया था। किसने? महाराजा अजीत सिंह ने। 11 जून 1681 में 11 जून 1681 में जोधपुर के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ लेके गए थे? 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ लेके गए थे? तो उत्तर करेंगे संभाजी के दरबार में। व्याख्या देखो। व्याख्या। औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह कर दिया था, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास के साथ में मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोंकण चला गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा है? तो अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा जाता है। व्याख्या। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। बढ़ो आगे। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? सेनापति का, हाकिम का, प्रधान का, मनसबदार का? उत्तर हो जाएगा हाकिम का। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया था? जब महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार से निकाल दिया जाता है तो मेवाड़ में शरण मिलती है और मेवाड़ में इनको हाकिम का पद दिया गया था। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को, अभय सिंह को, अनूप सिंह को? उत्तर हो जाएगा अजीत सिंह को। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? अजीत सिंह को दिया था। व्याख्या देखो। व्याख्या। गोराधाय ने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंदास खिंची को सौंप दिया। मुकुंदास खिंची ने इन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंद्री मंदिर में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इनकी परवरिश की तथा वयस्क होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? महाराजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय, महाराजा तख्त सिंह के समय, महाराजा सरदार सिंह के समय? उत्तर करेंगे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय। व्याख्या देखो। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा छतर सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा मानसिंह, महाराजा सूरत सिंह? उत्तर करेंगे महाराजा मानसिंह। व्याख्या देखो। जनवरी 1818 में महाराजा मानसिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि पर संन्यास ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस युद्ध का वर्णन हमें
राज रूपक ग्रंथ में मिलता है। व्याख्या देखो, महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि कर्णिदान ने उसके आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय यानी अभ्युदय और रत्नु शाखा के चारण वीर भान ने राज रूपक, सुरती मिश्र ने अमरचंद्रिता की रचना की थी। यानी महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य में बड़ा अनुराग था, तो चारण कवि अभय सिंह के यानी कि जो दरबारी कवि थे कर्णिदान, इन्होंने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। और अभय सिंह के ही दरबार में भट्ट जगजीवन जो कवि थे, इन्होंने अभ्युदय नामक ग्रंथ लिखा। और रत्नु शाखा के चारण थे वीरभान ने राजरूपक ग्रंथ लिखा था। तो ये महाराजा अभय सिंह के तीन यानी कि प्रमुख दरबारी कवि थे। कर्णिदान जिन्होंने सूरज प्रकाश लिखा, भट्ट जगजीवन जिन्होंने अभ्युदय ग्रंथ लिखा, और वीरभान ने राजरूपक ग्रंथ लिखा था, और सुरती मिश्र ने अमरचंद्रिता ग्रंथ लिखा था, जो अभय सिंह के दरबारी कवि थे। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह थे। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह। व्याख्या देखो, व्याख्या, महाराजा हनुमंत सिंह जिनका शासनकाल जून 1947 से यानी कि 30 मार्च 1949, महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इनके समय में देश आजाद हुआ था। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये तत्कालीन बीकानेर नरेश को साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए थे। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव रतन सिंह, राव दूदा, राव चंद्र सेन, भोजराज। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दूदा को माना जाता है। व्याख्या देखो, मेड़तिया राठौड़ जो कि मंडोर जोधपुर के शासक राव जोधाजी के पुत्र राव दूदाजी के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव नाम से मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ को दूदावत राठौड़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? उत्तर करेंगे राव लूणकरण को। व्याख्या, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकरण, जिनका शासनकाल 1505 से 1526 ईस्वी तक रहा, अपनी दानशीलता के कारण राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसने कहा था? तो बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ जेत सिरो छंद में कहा था। किसको? राव लूणकरण को, यानी कलयुग का कर्ण कहा था। किसने? बिट्ठू सूजा ने कहा था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, किसने राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है? उत्तर हो जाएगा बिट्ठू सूजा ने कहा है भाई। अगला क्वेश्चन, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेतसिरो छंद में, हाला झाला में, हरि रस में, भक्तमाल में। उत्तर हो जाएगा राव जेतसिरो छंद में। क्वेश्चन क्या है? बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेतसिरो छंद में। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, बीकानेर के राव जेतसी की प्रशंसा में सूजाजी यानी बिट्ठू सूजा ने राव जेतसिरो ग्रंथ की रचना की। इसमें राव जेतसी तथा मुगल शासक कामरान जो बाबर का पुत्र के बीच 26 अक्टूबर 1534 के युद्ध का वर्णन है। राव जेतसी को विजय श्री इसमें प्राप्त हुई थी। किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया था?
राणा उदय सिंह ने, मालदेव ने, शेर सिंह ने, अकबर ने। उत्तर करेंगे शेर शाह ने। किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो उत्तर करेंगे शेरशाह सूरी ने। व्याख्या देखो, शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को संभाला दिया था। वीरम को मेड़ता और कल्याण को बीकानेर सौंपकर वह फिर से अपनी राजधानी लौट गया था। बढ़ेंगे आगे। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? 1569 में, 1570 में, 1572 में, 1575 में। उत्तर हो जाएगा 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। व्याख्या देखो, नागौर दरबार 1570 में अकबर ने लगाया था। मारवाड़ की स्वतंत्रता में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे और जो उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा किक्का को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरने में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। अगला क्वेश्चन है अपना, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो उत्तर हो जाएगा राय सिंह बीकानेर को सुपुर्द किया था। बढ़ो आगे। 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? दारा सिकोह के द्वारा, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में। बढ़ते हैं आगे। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह है, अनूप सिंह है। तो उत्तर हो जाएगा कल्याणमल। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, 1570 ईस्वी में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज एवं राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। कौन? राव कल्याणमल, जो कि बीकानेर के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 1612 में, 1585 में, 1574 में, 1541 में। तो उत्तर हो जाएगा 1574 में बीकानेर के राय सिंह, जो महाराजा राय सिंह थे, वो गद्दी पर आरूढ़ हुए थे। व्याख्या, महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक रहा था। कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह सन 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात और 5000 सवार कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो वो था भाई बीकानेर का राय सिंह। कौन था? बीकानेर का राय सिंह। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल क्या था? तो अभी हमने देखा था 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। बढ़ो आगे। और अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? 4000, 500, 5000, 6000, 4000। तो उत्तर हो जाएगा
5,000। क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 5,000। 5,000 का मनसब दिया था जहांगीर ने। बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे? तो वे थे अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर की सेवा की थी राय सिंह ने। अगला कथन है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। पहला कथन, राय सिंह को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था, बिल्कुल लिया था। राय सिंह ने जहांगीर के 1603 ईस्वी में मेवाड़ के अभियान में भाग लिया था, तो ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसने 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। राजस्थान में निम्नलिखित शासकों में से किसे, व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेना नायकों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास मेड़तिया जो कि जयमल का पुत्र था, वो भी गए थे, यानी सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के लिए। चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में शाहबाज खां भी असफल हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? थट्टा अभियान पर, बंगाल अभियान पर, दक्कन अभियान पर, मेवाड़? तो उत्तर करेंगे थट्टा अभियान पर। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो उत्तर करेंगे थट्टा अभियान पर। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेनाएं कुंवर मान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 ईस्वी में काबुल भेजा गया। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा गया। 1591 में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा गया। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के थट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार? उत्तर हो जाएगा बंगाल। बंगाल अभियान में शामिल नहीं थे राय सिंह, बाकी काबुल, बलूचिस्तान और कंधार अभियान में शामिल थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बीकानेर के कल्याणमल ने, बीकानेर के राय सिंह ने, आमेर के भारमल ने, आमेर के जगन्नाथ कछुआ ने? उत्तर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बीकानेर के राय सिंह ने निभाई थी। बढ़ेंगे आगे। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो ये किया था बीकानेर के राय सिंह को। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। व्याख्या, 1572 में ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया।
वहां उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, सवाई प्रताप सिंह को, महाराजा राय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को? उत्तर हो जाएगा महाराजा राय सिंह को। व्याख्या देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा था जिसमें हजारों व्यक्ति तथा पशु मारे गए थे। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदावृत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सही सणु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता प्रवृत्ति के कारण इसे राजपूताने का करण भी कहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा है? तो ये कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? राव मुकुंद सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह को, महाराजा राय सिंह को, मान सिंह को? उत्तर करेंगे महाराजा राय सिंह को शमशाबाद, नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि दी गई थी। व्याख्या देखो, अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर प्रदान की और राय की उपाधि दी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव यानी संस्कृत भाषा में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की श्लोकों में वंशावली एवं ज्योतिष रत्नमाला यानी ज्योतिष रत्नाकर जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला राय सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की थी? उत्तर करेंगे राय सिंह ने ज्योतिष रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबंद की है? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है भाई, राय सिंह के द्वारा। बढ़ो आगे। बीकानेर शासक करण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे भी शाहजहां और औरंगजेब। बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे करण सिंह। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, करण सिंह का शासनकाल 1631 से लेकर 1669 ईस्वी तक रहा था। महाराजा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। करण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित करण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें करण भूषण गंगानंद मैथिली द्वारा रचित है। वह साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख है। अगला अपना क्वेश्चन है, इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? 1640 में, 1644 में, 1648 में, 1650 में? उत्तर हो जाएगा 1644 में। व्याख्या देखो। व्याख्या, मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था। नागौर राज्य राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतीरे की बेल लगी। बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां पर एक मतीरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश थे करण सिंह। यह झगड़ा सैनिकों तक पहुंचा और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए, जो मतीरे की राड़ के नाम से जाने जाते हैं। तो नागौर का शासक था अमर सिंह और बीकानेर का शासक था भाई करण सिंह। इनके मध्य ये मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था। बढ़ेंगे आगे।
बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? किसने? औरंगजेब ने। दलपत सिंह को, सूर सिंह को, करण सिंह को, राव अनूप सिंह को? उत्तर हो जाएगा राव अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी। किसे? राव अनूप सिंह को। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, औरंगजेब ने अनूप सिंह को, यानी अनूप सिंह का शासनकाल था 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक, को महाराजा एवं माही मरातीब की उपाधि दी। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों यानी अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूप उदय, अनुपोदय की रचना की थी। यानी अनूप विवेक, अनुपोदय और काम प्रबोध की रचना की थी। किसने? अनूप सिंह ने। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भाव भट्ट ने संगीत अनुपाकुश, अनूप अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की थी। यानी भाव भट्ट अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। भाव भट्ट के जो ग्रंथ है वो है अनुपाकस, अनुपा कुंस, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। कालांतर में बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली थी। बढ़ो आगे। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मरातीब की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भाव भट्ट का है भाई। अनूप विलास ग्रंथ किसका है? भाव भट्ट का है। किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? भाव भट्ट ने रखा था और भाव भट्ट ही अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? महाराणा कुंभा के समय, महाराणा राज सिंह के समय, सवाई जयसिंह के समय, महाराजा अनूप सिंह के समय? उत्तर करेंगे महाराजा अनूप सिंह के समय काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथ की रचना हुई थी। बढ़ो आगे। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा अनूप सिंह? उत्तर हो जाएगा महाराजा शार्दुल सिंह। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर के राजा कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, महाराजा शार्दुल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था। इस कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक एक कर भारतीय संघ में शामिल हो गई। महाराजा के इस साहसपूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा शार्दुल सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? पानीपत के युद्ध में 1556 में, तराइन 1192 में, देबारी युद्ध 1680 में, सुमेल युद्ध 1544 में? उत्तर हो जाएगा देबारी का युद्ध 1680 में हुआ था। क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? देबारी में की गई थी 1680 में। व्याख्या, 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना को उदयपुर में यानी देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य, शेरशाह एवं उदय सिंह के मध्य,
हाजी खा और उदय सिंह के मध्य, मालदेव एवं मिर्जा हैदर के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हाजी खा और उदय सिंह के मध्य हुआ था। व्याख्या, हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1597 को 25 जनवरी 1557 को शेरशाह के सेनानायक हाजी खा और राणा उदय सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें हाजी खा की जीत हुई थी। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। पहला कथन देखो, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल यानी भारतीय राजकुमारों का जो मंडल था के प्रथम अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल थे भाई। दूसरा देखो, 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बिल्कुल लिया था। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए गए थे। नहीं किए गए थे। तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है। 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल की थी। तो ये भी सही है। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। व्याख्या देखो, तो तीसरा इसमें गलत है भाई। व्याख्या देखो। व्याख्या, गंगा सिंह 31 अगस्त 1887 को 7 वर्ष की अल्प आयु में गंगा सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठे। शासन संचालन में उनकी सहायता हेतु कर्नल थॉर्नटन की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। 10 नवंबर 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाममात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1917 में जब महाराजा गंगा सिंह साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल तथा युद्ध सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए हुए थे, तब 15 मई 1917 को महाराजा ने भारत लौटते समय रोम इटली में एक लेख भारत सचिव के पास भेजा, जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें भारत को स्वराज्य प्रदान करने पर जोर देते हुए नरेशों की एक परिषद या सभा का निर्माण करने का सुझाव दिया गया। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इस अवसर पर गंगा सिंह भी दिल्ली गए, जहां ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर 1921 से लेकर 1926 तक बनाए गए। लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया तथा 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र ही लौट आए। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। इन्हें राजपुताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो उत्तर करेंगे महाराजा गंगा सिंह थे भाई। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे। अगला अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सर्वप्रथम शासक बने थे और फिर उसके बाद में कौन बने थे, इस प्रकार बताना है। सर्वप्रथम राव सिंहा शासक बने थे मारवाड़ के, फिर राव आस्थान बने थे, राव आस्थान के बाद में राव दुहड़ शासक बने थे और फिर बने थे राव रायपाल। तो इस प्रकार 1 2 3 4 क्रम वाइज ही दे रखे हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगला क्या करना है, अगले कथन को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है उनका शासनकाल। देखो, राव बिक्का, तो राव बिक्का का शासनकाल 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक रहा था। किसका? राव बिक्का का शासनकाल 1465 से 1504 ईस्वी तक रहा। राव लूणकरण का शासनकाल 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। फिर राव जेतसी का शासनकाल 1526 से लेकर 1541 ईस्वी तक राव जेतसी का शासनकाल रहा।
राव कल्याणमल का शासनकाल 1541 से लेकर 1574 ईस्वी तक रहा था। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर, यानी ऑप्शन थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नहीं थर्ड। अब हम देखने वाले हैं नाथ पब्लिकेशन में जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उनसे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। और नाथ पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और इस नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो PYQ क्वेश्चन है और इसकी जो व्याख्या है वो दिशा से भी बेहतरीन व्याख्या है, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पहला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? उदय सिंह ने बिल्कुल की थी, अजीत सिंह ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, राव अमर सिंह ने भी की थी, लेकिन राव चंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, राव चंद्र सेन के उपनाम मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। रावचंद्र सेन नागौर दरबार 1570 में उपस्थित हुए, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना ही वे वापस लौट गए थे। बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? खातौली का युद्ध 1517 में होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। राणा सांगा इस युद्ध में जीत जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 को होता है, बिल्कुल सही है। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, बाबर इसमें जीत जाता है, राणा सांगा की हार होती है। तीसरा देखो, गिरी सामेल का युद्ध, ये 1562 में नहीं होता, तो ये गलत है भाई, ये 1544 में हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। मालदेव के जो दो सेनापति थे जेता और कूपा मारे जाते हैं, तो ये भी गलत है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में होता है, मालदेव और उदय सिंह के मध्य होता है, जिसमें उदय सिंह हार जाता है हरमाड़ा के युद्ध में। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, यह गिरी सुमेल की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध युद्ध 1544 को सुमेरपुर पाली में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें मालदेव जीत जाता है। जेता और कुप्पा जो मालदेव के सेनापति थे वीरगति को प्राप्त होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो राव जोधा ने की थी। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मेहरानगढ़ में? तो राव जोधा ने करवाया था। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? विजय सिंह को, कल्याण सिंह को, जसवंत सिंह को, प्रताप सिंह को? प्रताप सिंह को भेजा गया था भी। व्याख्या देखो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय ने 1879 ईस्वी में अंग्रेजों से नमक समझौता किया, तभी महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। अगला क्वेश्चन है अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो राव जोधा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर में जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, जसवंतथड़ा जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में करवाया था। अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में सरदार सिंह ने जोधपुर में जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया। उपनाम क्या है जसवंतथड़ा का? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नोट, हाड़ौती का ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल, अबली मीणी का महल कोटा को कहा जाता है और ये बनवाया था मुकुंद सिंह ने। हाड़ौती का ताजमहल पूछा जाए और राजस्थान का छोटा ताजमहल पूछा जाए तो अबली मीणी का महल है जो कोटा में है। मुकुंद सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है उसको कांठल का ताजमहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7।
15 अप्रैल 1658 को 15 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो उत्तर हो जाएगा भाई, धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, इसमें हराया था। व्याख्या देखो, धर्मत का युद्ध भाई 16 अप्रैल ही कर लेना, यहाँ 15 लिख दी, 16 अप्रैल को ही हुआ था। धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य उत्तराधिकार का ये युद्ध होता है। इस युद्ध में दारा सिकोह की सेना का नेतृत्व मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम कर रहा था। औरंगजेब ने दारा सिकोह की शाही सेना को पराजित किया। अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। ये हुआ था 29 मई 1658 को। कब हुआ था? 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य, औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना एक तरफ थी और दारा सिकोह की शाही सेना के मध्य होता है। औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे, दारा सिकोह एक तरफ थे सामूगढ़ के युद्ध में 29 मई 1658 को। इस युद्ध में दारा सिकोह की शाही सेना पराजित हो जाती है। तीसरा युद्ध होता है भाई खजवा का युद्ध। खजवा का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 को। मुगल सम्राट औरंगजेब व शाह शुजा के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को होता है। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम ने औरंगजेब का साथ दिया था और अंतिम युद्ध लड़ा था दोराई का युद्ध। दोराई की लड़ाई औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 1659 में लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था भाई। औरंगजेब बड़ा चालाक आदमी था, कूटनीतिज्ञ था और ताकतवर भी था भाई, कट्टरपंथी था ये, इसलिए ये एक भी युद्ध नहीं हार पाता है और दारा सिकोह को बार बार पराजित करता रहता है। बढ़ो आगे और इसी प्रकार याद करते रहो और झलको स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहो। अगला 8वां क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था जनवरी 1544 को। व्याख्या देखो, क्योंकि दिशा 2020 की जो व्याख्या है उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन व्याख्या नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक की है, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्याख्या देखो, जनवरी 1544 में मालदेव के सेनापति जेता और कूपा तथा शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध हुआ था, जिसमें जेता और कूपा मारे गए थे। शेरशाह इस युद्ध में विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? देवरई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध, धर्मत का युद्ध। उत्तर करेंगे धर्मत का युद्ध। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? धर्मत के युद्ध में हराया था भाई। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। धर्मत का युद्ध होता है 16 अप्रैल 1658 को। औरंगजेब और जसवंत सिंह की शाही सेना के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और जो ये जसवंत सिंह थे ये दारा सिकोह का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी औरंगजेब इसमें जीत जाता है। दूसरा होता है सामूगढ़ का युद्ध, 29 मई 1658 को होता है। औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना एक तरफ थी, दारा सिकोह एक तरफ था, तो इसमें औरंगजेब जीत जाता है। तीसरा होता है खजवा का युद्ध, 5 जनवरी 1659 में औरंगजेब ने शाह शुजा को परास्त कर दिया। शाह शुजा को परास्त कर दिया। फिर देवराई का युद्ध होता है 13 मार्च 1659 को। अजमेर के निकट इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को भी परास्त कर दिया। बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 10, जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने करवाया था, 1899 ईस्वी में करवाया था। थोड़ी व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में मंडोर जोधपुर में सफेद संगमरमर से जसवंतड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? तो गोरा धाय को कहा जाता है। व्याख्या देखो,
गोराधाय जिसने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई थी को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ और अगला अपना क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 है। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? वीरमदेव, सातलदेव, मालदेव, जसवंत सिंह। तो मालदेव शासक बना था भाई गंगा की मृत्यु के बाद। राव गंगा सिंह की मृत्यु 5 जून 1531 में हुई थी और मालदेव यहाँ का शासक बनता है। व्याख्या: 1531 में राव गंगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मालदेव मारवाड़ का शासक बना था भाई। क्वेश्चन नंबर 13, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंहा था। व्याख्या देखो, जोधपुर के राठौड़ राजवंश की स्थापना राव सिंहा द्वारा की गई, जिसे कनौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था? राणा हमीर ने, राव चुंडा ने, राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने। उत्तर करेंगे राव चुंडा ने। क्वेश्चन क्या है, राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? राव चुंडा। इसका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखो, राव चुंडा ने अपने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा करके मंडोर को राजधानी बनाया। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राव चुंडा को मंडोर इंदा प्रतिहार शाखा से दहेज में मिला था। बढ़ो आगे। निम्न में से किस रियासत ने सनद परवाना बहिया संबंधित थी? निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना भैया संबंधित थी? तो ये भी जोधपुर रियासत से संबंधित थी। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या: बहियों से राजाओं की आय व्यय का पता चलता है, साथ ही राज परिवार के सदस्यों के आर्थिक स्तर का भी पता चलता है। संधारित रिकॉर्ड के आधार पर इनको नाम दिया गया है। पहली है सनद परवाना बहिया, जोधपुर राज्य से ये संबंधित थी। दूसरी है खरीता बही, राजकीय पत्रों का संग्रह है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आने वाले पत्रों की नकल की जाती थी। तीसरी बही आती है अड़सट्टा बही, इसके बारे में भी पूछा गया है। अड़सट्टा बही क्या है? तो जयपुर रियासत के भू राजस्व व प्रबंध का इसमें रिकॉर्ड है भाई। अड़सट्टा बही में जयपुर रियासत के भू राजस्व व प्रबंध का रिकॉर्ड है। चौथी है कम ठाना बही, इसमें क्या है, राजकीय प्रासादों व भवनों के निर्माण में जो खर्च होता था उसे इस बही में लिखा जाता था, कम ठाना बही में। पांचवी है पखाड़ा बही। पखाड़ा बही क्या है? मेवाड़ में वार्षिक आय व्यय के वितरण वाली जो बहिया है उसे बोला जाता है पखाड़ा बही। क्वेश्चन नंबर 16 और 16वां क्वेश्चन रहेगा नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक का। किलकिला तोप। किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? तो सभी को पता है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से है भाई किलकिला तोप का संबंध। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या: मेहरानगढ़ दुर्ग में गजनी खा, किलकिला, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली व गज्जक तोपें रखी हुई हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान जैकलिन केनेडी ने इस दुर्ग को विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी। जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना है। मोरपंख की आकृति का होने के कारण इसे मयूर ध्वज या मोर ध्वज कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़ियाटूक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक आदि क्या है? तो ये है भाई जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गज्जक। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई।
निम्नांकित में से किस दुर्ग को चिड़ियाटूक के नाम से भी जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़ियाटूक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1459 में किस किले की नींव रखी थी? तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का रिक्त स्थान स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। तो ये मनाया गया था भी 564वां स्थापना दिवस मनाया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मनाया गया था। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, 1459 में राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण करवाया गया। राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की नींव करनी माता के हाथों रखवाई गई थी। अभी हाल ही में 2022 में मेहरानगढ़ दुर्ग को 564वां स्थापना दिवस मेहरानगढ़ दुर्ग का मनाया गया था। तो वर्तमान में भाई 3 और जोड़ दो तो 567वां हो जाएगा स्थापना दिवस। बढ़ो आगे। इतिहास और कला संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो और वैसे क्वेश्चन ये भी PYQ का मतलब होता है जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसमें। बढ़ेंगे आगे। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिंगोली पर्वत सर का युद्ध जो 1807 ईस्वी में लड़ा गया था किन 2 रियासतों के मध्य लड़ा गया था? तो जयपुर और जोधपुर जो 2 रियासत थी इनके मध्य लड़ा गया था। जोधपुर का तो था मानसिंह शासक। कौन था? मानसिंह शासक। और जयपुर का था भाई जगत सिंह। जयपुर का कौन था? जगत सिंह। जयपुर के थे जगत सिंह और जोधपुर के थे मान सिंह। इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, गिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 में। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, मारवाड़ के मान सिंह व जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच कर्सना कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध लड़ा गया पर्वतसर नागौर में। इस विवाद के चलते राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कर्सना कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी में जहर दे दिया। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो चोखेलाव महल जोधपुर दुर्ग में स्थित है भाई। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या क्या स्थित है? मान प्रकाश पुस्तकालय आपको देखने को मिलेगा, मामा भांजा की छतरी जिसे बोलते हैं धन्ना भिया की छतरी, मोती महल, फूल महल, सूरी मस्जिद, चोखेलाव महल, ख्वाब महल, ख्वाबगाह महल, तख्त विलास, सिलह खाना, तोप खाना आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय, मामा भांजा की छतरी यानी धन्ना और भीवा की, मोती महल, फूल महल, सूरी मस्जिद, चोखेलाव महल, ख्वाबगाह का महल, तख्त विलास और सिलह खाना, तोप खाना आदि दर्शनीय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। थोड़ी व्याख्या है वो देख लो, और नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक की जो व्याख्या है वो दिशा 2020 से बहुत अच्छी है। व्याख्या, गिरी सुमेल इसे बोलते हैं जेतारण का युद्ध जो कि पाली में हुआ था। जनवरी 1544 को मालदेव के सेनापति जेता व कुपा तथा शेरशाह सूरी के बीच गिरी सुमेल यानी सामेल का युद्ध जेतारण का युद्ध पाली में हुआ था। इसमें जेता और कुपा मारे गए तथा शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतकर कहा कि खुदा का शुक्र है फतेह हो गई यानी जीत हो गई, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की मैं बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीतकर जोधपुर दुर्ग का प्रबंध खवास खां को सौंपा था। भी किसको सौंपा था? खवास खां को। इस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। सुमेलगिरी युद्ध से पहले मालदेव ने
सिवाना दुर्ग बाड़मेर में शरण ली थी। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है और सिवाना दुर्ग को कुम्मट दुर्ग, खेराबाद, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो कुम्मट दुर्ग भी भाई सिवाना का नाम है, खेराबाद भी सिवाना दुर्ग का नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और जालोर दुर्ग की कुंजी भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक राव मालदेव था भाई। उसमें कौन था? राव मालदेव था। शेरशाह सूरी ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? मालदेव के व्यवहार पर रुष्ट होकर के शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, शेरशाह व मालदेव के मध्य संघर्ष का कारण राजनीतिक था अथवा धार्मिक, इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है। मालदेव ने हुमायूं को सहायता का निमंत्रण देने का दुस्साहस किया था। यही नहीं, उसने हुमायूं का जोगी तीर्थ में स्वागत किया तथा शेरशाह की इच्छा अनुसार उसे बंदी न बनाकर सुरक्षित निकल जाने दिया। यानी शेरशाह ये चाहता था कि हुमायूं को बंदी बनाए मालदेव और उसको यानी कि जाने न दे, लेकिन बल्कि मालदेव हुमायूं को इज्जत देता है और उसकी हिफाजत करता है। तो इसलिए यानी कि शेरशाह गुस्सा करता है किस पर? मालदेव पर। इस कारण शेरशाह मालदेव को दंडित करना चाहता था। मालदेव द्वारा निष्कासित मेड़ता का वीरमदेव तथा वीरमदेव का कल्याणमल शेरशाह तथा बीकानेर का कल्याणमल शेरशाह को उकसा रहे थे। शेरशाह राठौड़ की शेरशाह भी इस फूट का लाभ उठाना चाहता था। इससे स्पष्ट है कि संघर्ष का मूल कारण राजनीतिक था। इन्हीं सब कारणों से रुष्ट होकर शेरशाह सूरी ने 1544 में मालदेव से युद्ध किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। अगले जो क्वेश्चन है वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और व्याख्या आप देख ही रहे हैं, इसमें गजब व्याख्या भी। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो उस समय भी तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा तख्त सिंह थे। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला मारवाड़ का राजा तख्त सिंह था। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मोक मेसन के आदेशानुसार सेनानायक कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की अश्वारोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी थी। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो उसमें भी हनवंत सिंह थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? हनवंत सिंह था भाई। व्याख्या देखो। व्याख्या, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी भाई। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव या घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के समय हुई थी? तो राव साथल देव के समय हुई थी। व्याख्या देखो, मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव या घुड़ला नृत्य की शुरुआत सातल की मल्लू खां यानी घुड़ले खां मल्लू खां का सेनापति था पर विजय के उपलक्ष्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1541-42 में। व्याख्या देखो, पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541 में राव मालदेव व बीकानेर के राव जेत सिंह के बीच पाहेबा साहिबा का युद्ध यानी फलौदी जोधपुर में लड़ा गया, जिसमें जेत सिंह मारा जाता है। वह मालदेव ने बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया। तो मालदेव और राव जेत सिंह के मध्य
यानी साहेबा पाहेबा का युद्ध हुआ था 1541 में, जिसमें मालदेव विजयी रहता है। बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में। तो पहला पार्ट इतना ही करेंगे ताकि वीडियो और लंबा ना हो। और इसमें क्या है, इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और याद होने वाला भी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और झलको स्टडी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।